हेलो चैंपियंस। वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। जो चैंपियन मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक मैसेज है कि वो वीडियो को एंड तक देखें। 2 टाइम्स देखेंगे ज़्यादा बेटर होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत लोगों को कंटेंट ने हेल्प किया है, आपको भी हेल्प होगी। आप बस एक बार भरोसा करके वीडियो को एंड तक देख लें, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ की। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे रिवॉल्यूशन पे बात की, बहुत सारे बदलाव पे बात की, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे फ्रांस जो है पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फिर फ्रांस ने मोनार्की को ख़त्म कर दिया और एक रिपब्लिक बन गया। मतलब बहुत सारे बेसिकली बदलाव हम लोगों ने देखे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि कैसे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ। पहले जैकोबिन रिजाइम के अंदर में जो स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया, फिर वापस से उसे नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस कर दिया, और फाइनली कब जाकर के अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ फ्रेंच कॉलोनीज में, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अगर आपको अभी एक्स्ट्रा कुछ नॉइज़ आता है तो थोड़ा आप मैनेज कर लेना, क्योंकि क्या है कि अभी मैं अपने घर पर नहीं हूँ और मुंबई में हूँ, तो इसलिए अगर कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ आता है तो थोड़ा आप मैनेज कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ कहता है, रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इस टॉपिक का जो मतलब है वो समझिए सबसे पहले, कि रिवॉल्यूशन क्रांति, बदलाव, चेंज, और एवरीडे लाइफ मतलब हम लोग जो रोज़मर्रा की जिंदगी जीते हैं। हम लोग रोज जो अपने कोई काम पर जा रहा है, कोई क्या कहते हैं, कुछ पढ़ रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेसमैन अपने बिजनेस सेटअप पर जा रहे हैं, सब लोग अपने रोज़मर्रा की जीवन में लगे हुए हैं। तो कहता है कि ऐसा रोज़मर्रा के जीवन में, ऐसा एवरीडे लाइफ में लोगों में क्या बदलाव आया, लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसमें आखिरकार क्या चेंज आया, ठीक है। उसको हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे। कहता है, द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स passed laws that were able to translate the ideals of liberty and equality into everyday life of people। कहता है जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थे, ठीक, इसने क्या किए, इसने वैसे वैसे कानून बनाए, वैसे वैसे लॉज को बनाया, पास्ड लॉज दैट वर एबल टू ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। मतलब जो बातें होती है, जैसे बहुत सारी बातें होती है कि हाँ सभी को बराबरी मिलनी चाहिए, सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी एक प्रकार का समझिए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, क्रीड, सेक्स, ये नहीं होना चाहिए। बट होता तो है ही, यह तो कहा जाए एक प्रकार का बिटर ट्रुथ है। तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया उस वक्त, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर, जब फ्रांस में बदलाव हो रहा था, जब फ्रांस में क्रांति का वक्त था, तो उस वक्त ऐसे लॉज बनाए, ऐसे कानूनों को बनाया, जो बातें सिर्फ होती है, उन बातों को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कराने के लिए कानून बनाए गए। कि जैसे होता है कि सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, सबके पास राइट टू स्पीच होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें थी, उनको उस वक्त की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने एक्चुअली में धरातल पर उतारने के लिए कानून बनाए, ठीक। आगे देखते हैं तब और डिटेल में समझेंगे कैसे जो है एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल में वह कानून इफेक्ट करेंगे। मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है लोगों की, उसमें कैसे बदलाव आएंगे उन कानून के द्वारा। तो कहता है, वन सच इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट soon after the Bastille was stormed in the summer of 1789। कहते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ, एक ऐसा कानून जो लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। कहता है, वन सच इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट आफ्टर द बेस्टाइल, जब बेस्टाइल को क्या कर दिया गया था, तहस नहस कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, ठीक। उसके बाद आया वह क्या था, द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। क्या था, द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। अच्छा, सेंसरशिप क्या होता है, यह आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं आइडिया मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने
कोई बॉलीवुड मूवी अगर देखी हो, या मूवी देखी हो, बेसिकली बॉलीवुड मूवी तो छोड़िए, ओटीटी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो थिएटर में लगते हैं, ठीक। तो बॉलीवुड मूवी अगर आपने देखी हो, घर पे देखी हो या थिएटर में देखी हो, अगर आपने शुरुआत से मूवी देखा हो, तो आपने देखा होगा कि एक सर्टिफिकेट टाइप का उसमें सबसे पहले शो करता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो मूवी आप देख रहे हैं, जो सिनेमा आप देख रहे हैं, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। और उस सर्टिफिकेट को फिर नीचे में आप देखेंगे कि उसमें साइन किया हुआ रहता है। आजकल तो बहुत सारी कैटेगरी होते हैं, ए प्लस और भी सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे प्रकार के सर्टिफिकेट मिलना बहुत ही आवश्यक है, ताकि उससे यह साबित हो जाए कि यह जो मूवी आगे आप लोग देखने वाले हैं यह देखने योग्य है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मानव अगर देखेंगे तो उनको, उनकी एक तरह से रूह कांप जाएगी, वह बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, या बहुत बुरा असर पड़ सकता है, ठीक। तो ऐसी चीज़ें लोग ना देखें, लोगों का ख्याल रखते हुए ऐसा एक सेंसर बोर्ड बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो सबसे पहले क्या करता है, मान लिया जाए कोई भी मूवी बन गई है, ठीक है, उसको सबसे पहले सेंसर बोर्ड देखता है, और उसके बाद सेंसर बोर्ड को जो भी उसमें लगता है कि यह सही सीन नहीं है, जो सीन देख करके ऑडियंस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो उस सीन को सेंसर बोर्ड क्या करता है, काट देता है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है सेंसरशिप, ठीक। तो इसी प्रकार का होता था सेंसरशिप कब, जब किंग का रूल हुआ करता था फ्रांस में, जब मोनार्की सिस्टम था फ्रांस में, तब सेंसरशिप लागू था। क्या होता था देखते हैं। इन द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, कहता है 1789 से पहले क्या होता था फ्रांस में, ऑल रिटन मटीरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब जितने भी रिटर्न मटेरियल हो गए या जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे होता है, आप लोग स्कूल में डांस करते हैं, स्किट करते हैं, ये सारे क्या हैं, ये कल्चरल एक्टिविटीज़ के पार्ट है। तो कहता है बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, या प्लेज हो गए, या कुछ भी हो, कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। किंग ने क्या किया था, एक सेंसर बोर्ड बना करके रखा हुआ था, ठीक। अब वह जो सेंसर बोर्ड था किसका, किंग का, जब वह सबसे पहले देख ले, मान लिया जाए कोई भी बुक किसी ने लिखा, तो अब उस बुक को सबसे पहले क्या था कि उस सेंसर बोर्ड के थ्रू अप्रूव होना पड़ेगा। मतलब उस सेंसर बोर्ड सबसे पहले उस बुक को पढ़ेगा, देखेगा उसमें कुछ ऐसी बातें तो नहीं लिखी हुई है जो ऑडियंस को पता चल जाएगी तो हंगामा हो जाएगा, या ऑडियंस के ऊपर, या मतलब उस वक्त तो चूंकि मोनार्कियल सिस्टम को उन लोगों को डिफेंड करना था, मतलब किंग के जो सेंसर बोर्ड के लोग थे, तो उनको तो यह देखना था कि कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है जो किंग के खिलाफ जा रहा है, मोनार्की सिस्टम के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें पहले सेंसर बोर्ड से होकर के गुजरती थी, वहाँ पर सेंसर हो जाती थी। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो जनता तक नहीं पहुँचनी चाहिए, तो वह क्या होती थी, उसको काट दिया जाता था, और उसके बाद ही जो है वह पब्लिक में आ सकती थी। मतलब अगर बुक की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, या प्लेस की बात करें, मतलब वो जो ड्रामा होता है, ठीक है, यह सारी चीज़ें तभी पब्लिक में आती थी जब वह सेंसर बोर्ड के द्वारा अप्रूव हो जाए, ठीक। कहता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन नाउ प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। कहता है कि अब क्या हुआ, पहले तो वह होता था कि सेंसर बोर्ड अप्रूव करता था, उसके बाद जाकर के आपको कोई भी चीज़ देखने को, पढ़ने को मिलती थी, ठीक। अब क्या था, यह जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब उसमें क्या लिखा हुआ था, नाउ प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। कहता है ये जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, उसने क्या कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया, घोषणा कर दी कि क्या अब सभी के लिए क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो क्या एक नेचुरल राइट की तरह है। मतलब आपको बाय बर्थ वह राइट मिल जाते हैं कि आप
अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है। आप किसी बात पर अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं, या आपको किसी टॉपिक पर या किसी डिसीजन पर कैसा लगता है, वह आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बुरा है, मतलब आपको पूरी आज़ादी मिल जाती है कि आप अपनी बातों और विचारों को क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। आप अपने थॉट्स को जो है वह बहुत मतलब विदाउट एनी बाउंड्रीज, विदाउट एनी बाउंडेशंस आप क्या कर सकें, यू आर एबल टू एक्सप्रेस इट। ठीक, तो यह कहाँ से मिला, यह मिला डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के आने के बाद, जो कब आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में। ठीक, तो इससे हमें यह समझ में आया कि यह जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, यह जो रिवॉल्यूशन हुआ, यह जो क्रांति हुई, इससे एवरीडे लाइफ में लोगों के क्या हुआ। जैसे ही यह हुआ कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ने क्या दे दिया, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दे दिया, बता दिया कि यह नेचुरल राइट है। मतलब बाय बर्थ जो है, जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, वैसे ही उसको यह सारे राइट मिल जाते हैं। अब इसके होने से क्या हो गया, इसके होने से क्या हो गया, जितने भी न्यूज़पेपर्स, बुक्स वगैरह, सारे जितने भी प्रिंटेड मटेरियल्स वगैरह थे, मतलब भर गए। जो मार्केट समझिए कि फ्रांस का, इसमें भर गए। क्यों? क्योंकि अब सेंसरशिप नहीं होता था, अब कुछ काटा नहीं जाता था, लोगों को जो महसूस होता था, लोग किसी भी चीज़ के बारे में जैसा महसूस करते थे वैसा बोलते थे, वैसा लिखते थे। वो सारी चीज़ें जो है मार्केट में समझिए कि थॉट्स से, एक्सप्रेशन से भर गई। और उससे क्या होने लगा कि वो वहाँ फ्रांस से और दूसरे देशों में भी जाने लग गई। तो लोगों को भी यह पता लगने लग गया कि अच्छा, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसमें क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शंस हो रहे हैं, इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स मोनार्की क्या कर रही है, या रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बना। अब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, कैसे डिसीजंस ले रही है, क्या वह जो पब्लिक है उनके लिए फेवरेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ों का पता जो है वह बाहर के लोगों को भी पता लगने लगा। इसमें सारे इवेंट्स, जो सारे बदलाव जो फ्रांस में हो रहे थे, उन पे बातें होती थी। अब क्या था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हो गया। मतलब जहाँ पर आपके न्यूज़पेपर्स छपते हैं, जहाँ पर आपके मैगजीन्स छपते हैं, जब ऐसा हो गया, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस बन गया, तो इसका मतलब यह भी हो गया कि अपोजिंग व्यूज़ भी आने लग गए। कि मतलब मान लिया जाए कि गवर्नमेंट के तरफ से जो है कोई डिसीजन लिया गया, ठीक, अब उसको कोई एक कम्युनिटी कह लीजिए, या कोई एक इंसान, एक इंडिविजुअल भी कह लीजिए, उसको अब वह पसंद नहीं आ रहा है, उसका गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसके फेवर में नहीं है। तो वह क्या करेगा, वह उसके अपोजिंग व्यूज़ को अपने बातों के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहेगा या लिखना चाहेगा, तो वह भी लिख सकता था, उसके पास वह भी फ्रीडम था कि अगर अपोज करना है तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कहता है कि सारे जो अपने अपने साइड थे, गवर्नमेंट भी अपने साइड से प्रिंट करवाती थी, ठीक, जो अपोजिशन था वो भी प्रिंट करवाता था। तो इससे क्या होता था, सभी अपने अपने जो लोग हैं, सभी एक अलग अलग माइंडसेट के जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहते थे। जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में होते थे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वह प्रेस का इस्तेमाल कर रही थी। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे, अपोजिशन में थे, उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए अपोजिशन प्रेस का इस्तेमाल कर रही थी। मतलब ये पूरी तरीके से, मतलब एक तरह का फ्रीडम हो गया था कि लोगों के पास आज़ादी है, उनको जो बोलना है, जो लिखना है, वह लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब प्लेज हो गया, सॉन्ग्स हो गया, और जितने भी पर्व त्यौहार मनाए जाते थे, जितने भी जुलूस समझिए एक तरह से निकाले जाते थे, प्रोसेशंस का हिंदी होता है जुलूस, ठीक है, जितने भी जुलूस निकाले जाते थे उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल आते थे। तो इससे लोगों को यह पता चला कि फ्रीडम होता क्या है, लिबर्टी होती क्या है। और जस्टिस जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स लिखा करते थे, उसमें क्या था कि उस वक्त जो एडुकेटेड पीपल थे, ठीक है, वही सिर्फ पढ़ पाते थे। जो लिखी हुई बातें होंगी उसको तो वही लोग पढ़ पाएंगे ना जो पढ़ना जानते होंगे। परंतु अगर कोई प्लेज में जा रहा है, कोई नाटक देख रहा है, कोई ड्रामा देख रहा है, कोई गाना सुन रहा है, आपने देखा होगा कि जो पढ़ना लिखना नहीं भी जानते वो भी गाना सुन रहे हैं, ठीक है। तो वह जो गाना सुन रहे हैं उसके लिए उनको पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी बातें हो रही थी, जो भी बदलाव हो रहे थे, गवर्नमेंट ने जो जो डिसीजन ले रहे थे, वह सारी चीज़ों को अगर प्लेस के थ्रू, अगर ड्रामा के थ्रू, अगर गाने के थ्रू, अगर जुलूस के द्वारा जो है लोगों को समझाया जाता था,
तो यह बहुत ही एक प्रकार का आसान तरीका हो गया था लोगों में जानकारियों को पहुंचाने का। मतलब कहा जाए कि स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को लार्ज एक्सटेंट ऑफ पीपल तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड हो गया था। ठीक है, तो यह बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन हुआ लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आज हम लोगों ने पढ़ा द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।